नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्पॉटलाइट। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। हर हफ्ते एक विशेष मुद्दे के साथ हम आपके सामने आते हैं और उस पर एक गहरी पड़ताल, एक विश्लेषण आपके सामने रखते हैं। कोशिश हमारी यही होती है कि आपको बेहतर तरीके से जानकारी दी जाए, बिना किसी शोर शराबे के हर पहलू के बारे में आपको बताया जाए। आज चर्चा रेयर अर्थ की। अब ये शब्द जो है रेयर, अपने आप में ध्यान खींचता है। जो चीज रेयर हो वो अपने आप में खास हो जाती है, और जब मामला रेयर अर्थ एलिमेंट यानी REE का हो तो फिर न सिर्फ इंडस्ट्री के लिए बल्कि इकोनॉमी के लिहाज से भी ये काफी अहम हो जाता है। रेयर अर्थ मिनरल अभी सुर्खियों में है। वजह है इसके सबसे बड़े प्रोड्यूसर चीन का इसके एक्सपोर्ट पर सख्ती का कदम, इसके एक्सपोर्ट पर एक ब्रेक लगाना। इससे न सिर्फ भारत के लिए बल्कि यूरोप और अमेरिका समेत कई देशों की इंडस्ट्री, खास तौर पे ईवी सेगमेंट के लिए मुश्किलें पैदा हो गई हैं। मोबाइल फोन, लैपटॉप, विंड टर्बाइन, सोलर पैनल, LED लाइट्स, इन चीजों को बनाने के लिए भारत को अर्थ मिनरल्स भारी मात्रा में चाहिए होते हैं। जाहिर है चीन से इंपोर्ट में दिक्कत आने पर असर होगा, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। भारत में भी REE के भंडार हैं, लेकिन हमें इसकी माइनिंग और प्रोसेसिंग में तेजी लानी होगी। इन्हीं सब पहलुओं पर आज का हमारा खास चर्चा है स्पॉटलाइट में। तो सबसे पहले इस पूरे मुद्दे में समझना यह है कि रेयर अर्थ दरअसल होते क्या हैं और क्यों ये इतनी जरूरी हो गए हैं दुनिया के लिए। चलिए समझाते हैं। हमारी धरती की सबसे बाहरी परत, जिसे अर्थ क्रस्ट कहते हैं, इसमें 17 तरह के केमिकल्स पाए जाते हैं। इन्हीं एलिमेंट्स को रेयर अर्थ एलिमेंट्स यानी REE कहा जाता है। ये एलिमेंट्स हमारी धरती में काफी मात्रा में पाए जाते हैं। जब इतनी मात्रा में पाए जाते हैं तो बड़ा सवाल आपके मन में यह आएगा कि फिर ये रेयर कैटेगरी में क्यों आ रहे हैं। दरअसल इन्हें रेयर इसलिए माना जाता है क्योंकि भारी मात्रा में मिलने के बावजूद इनकी माइनिंग बहुत ही चैलेंजिंग है और इनकी रिफाइनिंग काफी महंगी है। दूसरा सवाल कि ये इतने कीमती क्यों हैं और इनकी डिमांड क्यों है। इसका जवाब है कि आज की दुनिया में चाहे मोबाइल हो या इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर पैनल हो या फिर लैपटॉप, टीवी से लेकर एक्सरे, MRI मशीन, हर तकनीक के लिए रेयर अर्थ एलिमेंट्स जरूरी हैं। यही नहीं, डिफेंस सेक्टर में भी रेयर अर्थ की जो भूमिका है, इन एलिमेंट्स की जो भूमिका है वो काफी बड़ी है। मिसाइल, रडार सिस्टम, फाइटर जेट्स, सभी हथियारों में इनका इस्तेमाल किया जाता है। जाहिर है जिस देश का इन रेयर अर्थ एलिमेंट की दुनिया में दबदबा होगा वो बहुत सारे मौकों पर गेम चेंजर साबित होगा। चीन के पास जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक दुनिया का 49% रेयर अर्थ एलिमेंट रिजर्व मौजूद है। पूरी दुनिया का 60% REE चीन प्रोड्यूस करता है। चीन दुनिया का 90% REE रिफाइनिंग में लगाता है। जी हां, 90% REE रिफाइनिंग चीन के द्वारा होती है। यही नहीं, अमेरिका हो, जापान हो, मलेशिया हो और यहां तक कि भारत REE पर, चीन पर ही निर्भर है। भारत सबसे ज्यादा REE चीन से ही आयात करता है। चीन से इस आयात और बाकी चीजों को लेकर इस वक्त चिंताएं इसलिए भी बढ़ी हैं क्योंकि 4 अप्रैल से 17 में से 7 रेयर अर्थ एलिमेंट एक्सपोर्ट पर चीन ने पाबंदी बढ़ाई है। जो कंपनियां ये एलिमेंट एक्सपोर्ट करती थीं उन्हें अब एक्सपोर्ट का लाइसेंस लेना होगा। ये कदम दुनिया भर में चल रहे टैरिफ वॉर के परिणाम के स्वरूप माना जा रहा है। अब इसके तमाम बाकी पहलुओं को आपके सामने रखते हैं और आज स्पॉटलाइट में हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ अलेख्या दत्ता हैं, एसोसिएट डायरेक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड रिन्यूएबल डिवीजन एट टेरी में द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट से। बहुत बहुत शुक्रिया अलेख्या जी अपना कीमती समय देने के लिए। हमारे साथ उपमन्या बासु हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस के, मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड स्टडीज में। उपमन्या जी आपका भी उपमन्यु जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ रजत वर्मा है, फाउंडर और CEO हैं लोहम से। रजत आपका भी बहुत बहुत वेलकम। तो सबसे पहले मैं अलेख्या जी आपके पास आना चाहूंगा, और जो सबसे बड़ा सवाल है कि ईवी और रिन्यूएबल एनर्जी, यानी ये न सिर्फ वर्तमान है बल्कि भविष्य की तस्वीर है। इसमें
रेयर अर्थ एलिमेंट्स की जो पूरी भूमिका है वो बहुत बड़ी है। मैंने डेटा भी रखा कि किस तरह से जो है इसकी मांग है और किस तरह से भारत की भी निर्भरता है। हमें बताइए कि इन दोनों ही क्षेत्रों में इनकी भूमिका क्यों बड़ी हुई है। देखिए, सबसे पहले तो जो अगर हम भारत की बात करें, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैज given an ambitious target। जो अभी हम 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो उसमें ज्यादातर जो प्रोडक्शन होगी वो सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी से हम उम्मीद कर रहे हैं। अगर हम सोलर एनर्जी की बात करें, अगर हम 2030 तक की बात करें, तो जो कैपेसिटी सोलर एनर्जी में चाहिए वो करीब करीब 300 गीगावाट के लगभग लगभग है। और उसमें अगर हम सोलर एनर्जी की बात करें, जो सोलर पैनल्स प्रोड्यूस होती है, तो उसमें सिलिकॉन, टेलोडियम, इंडियम, गैलियम, सो दीज आर द ये सारे रेयर अर्थ मटेरियल्स में मिनरल्स में जाना जाता है। जो अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की जो 30 लिस्ट है, जो 30 क्रिटिकल मिनरल्स उन्होंने आइडेंटिफाई किया है, जिसमें से 24 आपके जो माइंस एंड मिनरल्स रेगुलेशन के अंदर अंतर्गत किया गया है। उसमें से सिलिकॉन, टेलोडियम, इंडियम, गैलियम, जो सोलर पैनल्स, जो सोलर पीवी सेल्स बनने के लिए यूज होती है, वो इम्पोर्टेंट है। सिमिलरली अगर हम विंड एनर्जी की बात करें, हम लोग 140 गीगावाट विंड कैपेसिटी की बात कर रहे हैं बाई 2030 टू अचीव जो 500 गीगावाट की टारगेट है इंडिया की। सो बेसिकली विंड में भी अगर आप देखेंगे, डिस्पोजियम, नेटोमियम, सो दीज आर द रेयर अर्थ मटेरियल्स जो विंड टर्बाइंस वगैरह में परमानेंट मैग्नेट्स के तौर पर यूज होता है। और आपने ईवी की भी बात की है। ऑफ कोर्स ईवी का हम लोग अभी प्राइम मिनिस्टर ई ड्राइव स्कीम जो प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया है, उसके तहत हमने बहुत सारा इलेक्ट्रिक बसेस, इलेक्ट्रिक ट्रक्स एंड टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल में एक मेजर कंपोनेंट जो होती है वो बैटरी होती है। बैटरी में जो क्रिटिकल मिनरल्स जैसे आपको लिथियम, निकेल, कोबाल्ट, सो दे ऑल आर रेयर अर्थ मटेरियल्स। तो उसका भी सही तरह से सप्लाई चेन में आना बहुत जरूरी है। और अगर हम लिथियम की बात करें तो ओनली फ्यू कंट्रीज है, आपके चाइना जैसे आपने बात की है, उसमें लिमिटेड है। तो ये हमको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कुछ स्टडी के आपको रेफरेंस दे, तो ये जो लिथियम आयन की डिमांड की मैं अभी हम जो अभी बात कर रहे हैं, अभी तो हम डिमांड मीट कर लेंगे। बट अगर हम 2050 2070 की जो भारत की नेट जीरो टारगेट है, उसको मीट करना, अगर हम अपना डोमेस्टिक माइनिंग एक्सप्लोरेशन नहीं बढ़ाते हैं, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन नहीं करते हैं, अगर हम चाइना पे डिपेंडेंट रहते हैं, तो उसके अंदर काफी सारा चैलेंजेस आ सकते हैं। एक स्टडी की मेरा अगर हम सवाल रेफरेंस दे, जो यही है कि ये लिथियम, निर्भरता वाकई मतलब जिसका डोमिनेंस ही उस क्षेत्र में हो तो ना चाह के भी निर्भरता बढ़ती है। और ये बात आपने सही कही कि शायद हमें इस दिशा में एग्रेशन लाना होगा और बाकी विकल्पों की ओर देखना होगा। प्रोफेसर उपमन्यु, मैं आपके पास आना चाहूंगा। चीन के साथ भारत के जो रिश्ते रहे हैं वो गर्म ज्यादा रहे हैं, नर्म कम रहे हैं। जाहिर सी बात है कि ये जो नई पाबंदियां हैं, नई जो टाइटनिंग है, ये एक सवाल पैदा करती है कि क्या ये आने वाले वक्त में कम से कम रेयर अर्थ एलिमेंट की निर्भरता मामले में क्या चुनौती पेश कर सकती है कंपनियों के लिहाज से। और क्या यह भी एक पहलू है कि चीन कभी नहीं चाहेगा कि भारत जैसे मार्केट के साथ उसका सेंटिमेंट खराब हो। जी, पहले तो धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए और मेरा कुछ कुछ जो पॉइंट्स है वो रखने के लिए। अलेख्या जी ने बहुत ही अच्छे से ये तो समझा दिया है कि ओवरऑल डिपेंडेंसी कैसा है इस मार्केट में रेयर अर्थ का। इंडिया और चाइना का अगर आप हिस्टोरिकल रिलेशंस देखें तो देखिए, एलिमेंटल इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स, सिक्योरिटी, हर रीजन में ही इंडिया और चाइना के रिश्ते काफी हद तक डिप्लोमेटिक से अधिक चले गए हैं। दिस इज मोस्टली क्योंकि इंडिया और चाइना में क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन कभी नहीं रहा है। बी इट आप बॉर्डर रीजन्स में भी अगर आप देखें
अगर सीज फायर कोई भी अग्रीमेंट्स होते हैं, चाइना उसको नकार देते हैं आफ्टर सम टाइम। पाकिस्तान के साथ अगर आप चाइना का रिश्ते देखें, नेबरहुड में चाइना का जो बिहेवियर है आइलैंड्स को लेके देखें, या दूसरे बांग्लादेश के साथ देखें या म्यांमार के साथ देखें, चाइना का जो ओवरऑल बर्ताव है वो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, भारत के लिए नहीं, दूसरे कंट्रीज के लिए भी प्रॉब्लमेटिक है। हालांकि ये रेयर अर्थ का जो मसला है, रेयर अर्थ में मोस्टली देखिए ये रिएक्शन, आपने भी ये स्टार्टिंग में कहा, ये मोस्टली रिएक्शन है यूनाइटेड स्टेट्स, डोनाल्ड ट्रंप का जो रिएक्शनरी पॉलिसी है उसके अंतर्गत। बट ये इसका भी एक हिस्टोरिकल एक ट्रैजेक्टरी है, और इसमें गलती काफी हद तक यूनाइटेड स्टेट्स की रही भी है, क्योंकि रेयर अर्थ आई थिंक दत्ता जी बहुत अच्छे से भी बता पाएंगे कि ये 1980 से बहुत पहले ही रेयर अर्थ इन्वेंट हो चुका, डिस्कवर हो चुका था यूनाइटेड स्टेट्स में, और कैलिफोर्निया माइंस भी ऑपरेशनल हो चुका था। ये 1980 से 2010 तक का जो जर्नी है, इसमें यूनाइटेड स्टेट्स ने भी एनवायरमेंटल कंसर्न्स के अंतर्गत भी वो माइन ऑपरेशनल नहीं रहा, कैलिफोर्निया में जो माइन था। एंड ये अमेरिकन टेक्नोलॉजी है, जो रेयर अर्थ से जो मैग्नेट बनाने का जो एंटायर प्रोसेस है, ये अमेरिका ने ही शुरू किया था। लेटर ऑन चाइना 1987 से, देन जाओपिंग के जमाने से, देन जाओपिंग ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बोला था, विच इज मिडिल ईस्ट हैज ऑयल एंड चाइना हैज रेयर अर्थ। तो ये जो रियलाइजेशन है कि ऑयल के लिए जो जियोपॉलिटिकल रिफ्ट्स हो चुके हैं पूरे दुनिया में, ये एक टाइम में रेयर अर्थ में भी ये सेम चीज दिखाई देगा। ये जो प्रेडिक्शन है, ये चाइनीज लीडरशिप में बहुत पहले से थी। इसीलिए 25-30 साल के बाद हम फिर से ऐसे एक डिबेट में हैं जहां पे रेयर अर्थ के बारे में बात किया जा रहा है। हालांकि ये 2010 में भी सेम चाइना ने सिमिलर एक्सपोर्ट बैन किया था जापान के ऊपर भी। अगर आप पहले भी देखें, इंडिया के साथ भी अगर आप रिलेशन देखें, हालांकि रेयर अर्थ के हिसाब से कभी कभी एंटीमनी बैन हुआ है, अभी रिसेंटली एक्सपोर्ट में रिस्ट्रिक्शंस हुए हैं, और ये साइकिल चलता रहता है। हर 10-15 साल में ये एक साइकिल आप रिवर्स करते हुए देखते हैं, चाइना का जो बेसिक टेंडेंसी है। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि चाइना कभी एनवायरमेंटल कंसिडरेशंस कभी नहीं करता। जो यूनाइटेड स्टेट्स में प्रोटेस्ट होके माइन बैन हो गया, चाइना में ये कभी नहीं हुआ। चाइना में ना लेबर लॉज, जहां पे होता भी है ये मैक्सिमम माइनिंग, नॉर्दर्न चाइना में होता है। आपको शायद बहुत अच्छे से भी पता होगा शिंगजियांग रियाजिन में क्या क्या लेबर कैंप्स ऑपरेट करते हैं। वहां पे ना लेबर लॉज है, ना कोई रेगुलेशंस का प्रॉब्लम है जितने। हालांकि रेयर अर्थ, इतना हम जो डिस्कस कर रहे हैं, रेयर अर्थ को प्यूरिफाई करने में जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है उसको कैसे डील किया जाता है, चाइना इसके बारे में कोई बात नहीं करती, बात करने का जरूरत नहीं पड़ता चाइना को। इसीलिए ये जो 25-30 साल का जो डिफरेंस है इंडिया और चाइना में ऑपरेशनली, ये क्योंकि चाइना कभी मॉरल फ्रेम इंटरेस्टेड रही नहीं थी। चाइना ने देंग जाओपिंग के जमाने में ये सोच लिया था कि ग्लोबल सप्लाई चेन में चाइना विल बी द लीडर ऑफ रेयर अर्थ, एंड आफ्टर 35 years इट इज द लीडर ऑफ द रेयर अर्थ एंटायर मार्केट। जा कि हम अभी भी जैसे डिस्कस कर रहे हैं, हालांकि इंडिया में बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे, जैसे आपने बोला, रेयर अर्थ एक्चुअली रेयर है नहीं। ये प्रॉब्लम है इसका जो रेडियो एक्टिव मटेरियल के साथ पाए जाना। इसीलिए जो वेस्ट होता है वो कभी कभी रेडियो एक्टिव भी होता है। सो वहां पे जो लेबरर्स हैं, यूनाइटेड स्टेट्स को ये ध्यान रखना पड़ता है कि वो रेडियो एक्टिव मटेरियल है उसका डिस्पोजिशन कैसा होगा। चाइना को ये ध्यान नहीं रखना पड़ता। सो ये जो डिफरेंसेस हैं, ये डिफरेंसेस दुनिया को जिन स्टैंडर्ड्स का ख्याल रखते हुए, जिन मानकों रेगुलेशंस का ख्याल रखते हुए इसकी माइनिंग और एग्जीक्यूशन का ख्याल रखती है, चाइना को इसकी परवाह नहीं है। और यही वजह है इस बड़े डिफरेंस की कि जो खोज अमेरिका ने की उसमें डोमिनेंस इस वक्त चीन का नजर आ रहा है, और वो शायद यही वजह है कि हर तरह से नेगोशिएटिंग टेबल पर लाना चाहता है हर स्थिति में। चलिए, इन सबके बीच में मैं रजत आपके पास आना चाहूंगा। सियाम का डेटा कहता है कि भारत की मेजर 21 कंपनियां, वैसे 40 के आसपास कुछ कंपनियां हैं जिन्होंने चीन में अपने कारोबार और बाकी चीजों के लिए अप्रूवल डाला हुआ है, लेकिन 21 मेजर कंपनियां हैं। अब इनमें बड़े बड़े नाम हैं, आप मतलब बॉश इंडिया है, इसके अलावा टीवीएस, टाटा मोटर्स, बहुत सारी कंपनियां हैं जो वहां पर अपने कारोबार के एग्जीक्यूशन की बात कर रही हैं। इन सब के बीच में जहां पर हमने चीन के बहुत सारी कंपनियों को बैन किया है, बहुत सारे ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है, आपको लगता है कि अप्रूवल में अब समस्याएं आएंगी सेक्टर के लिए? अब थोड़ा सा कहीं ना कहीं
किसी भी तरह का समझौता करना मुश्किल होगा? जी बिल्कुल। प्रॉब्लम तो आएंगी आएंगी और प्रॉब्लम ऑलरेडी आ चुकी है। ऑलरेडी रेयर अर्थ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, रेयर अर्थ बेस्ड जो मैग्नेट होते हैं वो केवल ईवी में नहीं लगते हैं, वो ट्रेडिशनल गाड़ियों में भी लगते हैं। ट्रेडिशनल गाड़ी में भी रेयर अर्थ का कंजम्पशन बहुत हाई है। अब ये सारे यहाँ पे तो हमारा प्रोडक्शन ऑलरेडी बहुत हाई चल रहा था। अब सारे कंपोनेंट्स जो मैग्नेट बेस्ड है वो हमको, मैग्नेट अब चाइना से आने वाला है नहीं, अगर आएगा भी तो बहुत ज्यादा हमें कॉम्प्रोमाइज के बाद मिलेगा वो मैग्नेट। तो इसका एक ही अभी बेसिक सोल्यूशन है कि हम चाइना से सीधा कंपोनेंट मंगवाएं। अगर वो सीधा कंपोनेंट मंगवाएंगे तो हमारी यहाँ की लोकल इंडस्ट्री अफेक्ट होगी, भले ही गाड़ी बन जाए पर जो लोकल ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री है वो पूरी अफेक्ट हो जाएगी। तो इस समय तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत इजी सोल्यूशन है। ऑब्वियसली गवर्नमेंट अपने लेवल पे एंगेज कर रही है, G2G लेवल पे कुछ एंगेजमेंट है, बट अभी शॉर्ट टर्म में हमारे पास सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि हम सीधा जो मैग्नेट से बने हुए फाइनल प्रोडक्ट है, जैसे मोटर हो या कोई और मटेरियल हो जिसमें रेयर अर्थ जा रहा है, वो हमें सीधा डायरेक्टली लेना होगा। तो इस समय तो बहुत ही गंभीर सिचुएशन है। इस पूरी चर्चा का जो ये पहला हिस्सा आपके सामने रखा हमने, हम अपने अपने पैनल्स के पास गए, तमाम एक्सपर्ट का, उसका निचोड़ यही निकला है, चुनौतियां हैं। ये चुनौतियां छोटी मोटी नहीं हैं, मतलब सेक्टर्स के लिए, कारोबारियों के लिए तो बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। अलेख्या जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मैं आम दर्शकों के लिहाज से जरा समझना चाहूंगा, क्योंकि उनके मन में यही सवाल होगा कि भारत इसमें कितना एग्रेसिव है। भारत मतलब भारत इस क्षेत्र में ठोस रूप में क्या क्या कर रहा है? हाँ, इसमें आप देखेंगे जो अभी नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जो लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने, ठीक है, उसमें हम 1200 एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं बिटवीन 2024 से लेके 2025 से लेके 2031 तक। नेक्स्ट 5 साल में हम जो GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 1200 एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स उनको करना है। तो उसमें से ऑफ कोर्स कुछ लिथियम जो क्रिटिकल मिनरल्स है आपकी ईवी सेक्टर के लिए, उसमें भी कुछ कंपोनेंट, कुछ प्रोजेक्ट्स उसके पार्ट भी है। हम लोग इंडिया में ऑलरेडी हमने कुछ लिथियम रिजर्वर्स ऑलरेडी हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, राजस्थान की कुछ एरियाज की बात करें, एंड कुछ और आंध्र प्रदेश में भी है। तो भारत सरकार ने ऑलरेडी नेशनल मिशन के तौर पे ये चीज को काफी सीरियसली लिया है। जो हम एक चीज में इसमें बताना चाहूंगा, जो मैं पहले थोड़ा बताना चाह रहा था, तो अगर हम यूरोपियन रीजन और US को छोड़ दे, जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल जो ट्रांजिशन मेटल की हम बात करते हैं, उसका सबसे ज्यादा जो ग्रोथ हमको दिखने, जो स्टडीज कहता है, वो साउथ ईस्ट एशिया में है। कि उसमें से अगर आप बात करें ईवी की, अगर आप निकेल की बात करें, वो आज के रेट में जो उसका कंजम्पशन है 2050 की अगर बात करें, उसमें 64% से 80% की ग्रोथ की जरूरत है। अगर हम लिथियम की बात करें, जो बैटरीज में यूज होगी, चाहे वो ईवी बैटरी में हो, चाहे वो पावर एप्लीकेशंस में हो, 465% की ग्रोथ की जरूरत है 2050 तक, अगर हम उस टाइम जो डिमांड आएगी उसको मीट करने के लिए। तो अभी अगर सीधी तरह से बात करें, हम 2050 2070 की डिमांड मीट करने की कैपेबिलिटी में तो नहीं है। तो उसके तहत आई थिंक नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन में एक बहुत बड़ी कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, जिसमें ऑफ कोर्स रजत जी हमारे साथ है, जो रिसाइकलिंग और रिपर्पसिंग, ये जो मेजर एलिमेंट है, इसमें भी सारे कंपनीज को ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करें ट्रांजिशन मेटल्स में, वो कम से कम USD 2.1 ट्रिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की जरूरत है 2050 तक की अगर हम बात करें। तो ये काफी चैलेंजिंग है। कुछ डोमेस्टिक प्रोडक्शन हमको बढ़ाना पड़ेगा, जैसे बासु जी ने बताया है। कुछ रिसाइकलिंग रिपर्पसिंग में भी हमको फोकस करना पड़ेगा। गवर्नमेंट थ्रू नेशनल क्रिटिकल मिशन के तहत कुछ कर रहे हैं, मतलब दे हैव ऑलरेडी टेकन लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स। तो ये मैं कहना चाहूंगा। ठीक है, तो मतलब चिंताएं हैं, चिंताएं बड़े लक्ष्यों को जो हम देख रहे हैं, और उस वक्त की जो डिमांड है 2050 2070 तक की, उसे बीट करने की भी है, उसको मैच करने की भी है, और
इस डिमांड को पहुंचाने के लिए या इस क्षेत्र में एग्रेशन के लिए जो इन्वेस्टमेंट के टारगेट्स हैं उनको पूरा करने की भी है। प्रोफेसर उपमन्यु, मैं आपके पास आना चाहूंगा। क्या चीन चाहता है, मतलब एक तो हम टैरिफ वाले एंगल से लें, लेकिन वो भारत से किस तरह का बर्ताव चाहता है या किस तरह का नेगोशिएशन चाहता है? देखिए, चीन के लिए एट दिस भारत का जो लोकेशन है, ये जैसे हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़ाते हैं, हम कभी अपने नेबर्स को नेगोशिएट नहीं कर पाते। हमारे नेबर्स ही रहेंगे। इसीलिए इस एंगल से अगर देखा जाए, चाइना को ये पता है, और ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है कि हमारे पास 6.3% के ऊपर है, रिजर्व्स है वर्ल्ड ग्लोबल परसेंटेजेस में अगर देखा जाए। इसीलिए सिमिलर रीजन्स में अगर आप देखें, चाइना का जो टेंडेंसी रहता है इंडिया को कॉर्नर करने का, दूसरे नेबरिंग कंट्रीज के साथ अलाइन करके, ये ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत आपको ये भी पता है पाकिस्तान के साथ जो उनका अलाइनमेंट था, या अगर आप देखें कि दूसरा गवर्नमेंट आने के टाइम में म्यांमार में जनता के साथ जो रिलेशंस था, मालदीव्स में जैसे रिलेशंस थे, अभी चैगोस आइलैंड में भी जो रिलेशंस बोला गया है कि मॉरिशस में कैसे रिलेशंस रहेंगे चाइना के। चाइना का एक जो स्ट्रेंथ है वो है कि चाइना जनरेशंस का प्लानिंग करता है। चाइना कभी रिएक्शनरी नहीं है, चाइना एरा के हिसाब से उनका प्लानिंग चलता है। इसीलिए दिस इज वन ऑफ द स्ट्रेंथ्स ऑफ चाइना में भी। बट द प्रॉब्लम इज, चाइना का जो फॉल्ट यहां पे आ जाता है इज दैट चाइना के जो टेरिटोरियल टेंडेंसीज हैं पूरे भारत को देख के भी, हमारे ऊपर अरुणाचल के साथ जो रिश्ता है चाइना का, तिब्बत को लेके चाइना का जो क्लेम है, भारत एक इरिटेंट है चाइना के लिए। बट भारत से ज्यादा प्रॉब्लम है कि भारत के साथ यूएस या क्वाड या ऑस्ट्रेलिया ऐसे जो रीजन्स है इंडो पैसिफिक में, इनके रिश्ते भारत के साथ अच्छे हैं। इसीलिए भारत यहाँ पे एक ऐसा ग्लू की तरह काम करता है जो पूरे इंडो पैसिफिक को एक बना सकता है। ये चाइना जानती है। इसीलिए चाइना का एक्चुअल कंसर्न विद भारत विल ऑलवेज बी दैट भारत becomes a collaborator of the entire global south। ये पूरे ग्लोबल साउथ के जितने कंट्रीज है, भारत में वो क्षमता है उनको एक करने का। बट इसमें ये प्रॉब्लम रहेगा हमेशा भारत में भी कि चाइना को पढ़ने के लिए आपको, और भी चाइना को समझने के लिए आपको इंसान चाहिए जो चाइना को समझते हैं। क्योंकि चाइना के को समझने के लिए आपके उनको डॉक्यूमेंट, अभी रिसेंटली एक व्हाइट पेपर भी निकला है, चाइना का नेशनल सिक्योरिटी का एक व्हाइट पेपर भी निकला है, जहां पे चाइना ने साउथ एशिया का नाम ही नहीं लिया है। इसका मतलब ये कि चाइना को कोई खतरा है ही नहीं साउथ एशिया में। उन्होंने सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में ही बात किया है। हालांकि हाँ, लार्जर एक एनिमी हमेशा चाइना के लिए यूनाइटेड स्टेट्स रही है, बट ये पता है चाइना को कि इस रीजन में इंडिया का एक पोजीशन है, उस हिसाब से चाइना इंडिया को देखती। बहुत बहुत बेहतर ये इंसाइट्स हैं कि चाइना, मतलब ये पहली भी टिप्पणी में उपमन्यु ने बार बार जिक्र किया कि उनकी लीडरशिप की जो अप्रोच रही है बहुत वक्त पहले से, वो किस तरह की फॉरवर्ड लुकिंग रही है। वो जनरेशनल प्लानिंग करते हैं, और इसके साथ ही भारत को वो किस नजरिए से देखते हैं उसमें भी। और वो शायद जिस व्हाइट पेपर की इन्होंने जिक्र किया, उसमें अगर वो कंसर्न्स नहीं देख रहा है दक्षिण एशिया को, इसका मतलब है कि वो शायद उसकी प्लानिंग में जितनी चीजें होनी चाहिए वो संकेत उसको मिल रहे हैं इस क्षेत्र से, जो उसके पैरामीटर्स को कहीं ना कहीं मैच करते हैं। रजत, मैं आपके पास आना चाहूंगा। इंडस्ट्री की ओर से क्या प्रयास किए जा रहे हैं, मतलब क्या सुझाव, क्या रिकमेंडेशंस हैं, या क्या कोलैबोरेशंस हो रही हैं इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं डोमिनेंस बढ़ाने के लिए? तो देखिए, चुनौती जरूर है रेयर अर्थ में, पर हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए, जैसा कि बासु साहब ने बताया, हमारे पास 6.3% ऑफ ग्लोबल रेयर अर्थ रिजर्व है अपने देश में। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि आज से 50 साल पहले हमारे यहाँ इंडिया रेयर अर्थ लिमिटेड कंपनी बनी थी, और वो अभी भी रेयर अर्थ की माइनिंग कर रही है। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हम रेयर अर्थ ऑक्साइड इंडिया में बनाते हैं। अब जो पार्ट हमने नहीं सॉल्व किया है कि वो रेयर अर्थ ऑक्साइड को लेके हम मैग्नेट कैसे बनाएं, और वो मैग्नेट हमारे सारे मोटर्स में कैसे लगे। ये बिल्कुल वही समय है कोलैबोरेट करने का, मैग्नेट बनाने का। इंडस्ट्री में कई लोगों ने इसमें स्टेप फॉरवर्ड किया है। जब से चाइना की तरफ से क्राइसिस आया है, तब से हम लोग ने कई प्लेयर्स के बारे में सुना है जो कि कोलैबोरेशन में मैग्नेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो हमारे लोकल R&D
इंस्टीट्यूशंस के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, कुछ लोग जापान के साथ भी कोलैबोरेशन में लगे हुए हैं, कुछ लोग और भी देशों के साथ कोलैबोरेट करने की कोशिश करें। ये मौका है समाधान, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ढूंढने का। वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन आज हमें एज ए रिएक्शन नहीं बट एज ए लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकालना है। उसके लिए हमको रेयर अर्थ का प्रोडक्शन और बढ़ाना है। हमारे यहाँ उड़ीसा, केरला, गुजरात, इन हर स्टेट्स में रेयर अर्थ अवेलेबल है। हमें रेयर अर्थ का रिफाइनिंग कैपेसिटी बिल्कुल बढ़ाना है। अहम जो कि बात है, अहम बात है। और शायद इस चर्चा का निचोड़ ही यही है कि हमें शायद अपनी जो दौड़ है उसको और ज्यादा तेज करना होगा। हमें हर विकल्पों को तलाशना होगा। हमें अपनी प्लानिंग को थोड़ा और लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचना होगा। शुक्रिया करेंगे रजत, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर उपमन्यु, अलेख्या जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और कोशिश यही थी कि मैं इस शो को इन्फॉर्मेटिव रखूं, बिना किसी शोर शराबे के। उम्मीद है कि सारी जानकारियां लोगों तक पहुंचें और इस विषय को बेहतर तरीके से समझने में, इसकी चुनौतियों, इसकी संभावनाओं को समझने में मदद मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह की चर्चाओं में हम आगे भी आप सभी का समय लेते रहेंगे। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये था इस हफ्ते का स्पॉटलाइट। कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में बताइए। कोई सुझाव हो तो वो भी दीजिए। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।